आधी रात का समय था। मैंने अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छा समय बिताया था और मैं बड़े मज़े से सो रहा था। लेकिन बीच रात मेरी आंख खुल गई और यह देखकर हैरान रह गया कि मेरी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। मुझे लगा कि शायद वह बाथरूम में गई होगी, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था और नज़र आ रहा था कि अंदर कोई नहीं है। इस समय मेरी पत्नी और कहाँ जा सकती थी? घर में तो सिर्फ मेरी माँ, बापूजी और मेरा एक बड़ा भाई ही रहता था। मैं कमरे से बाहर निकल गया और अपनी पत्नी को आसपास तलाश करने लगा। उन सभी के कमरे में जाकर तो नहीं पूछ सकता था, वे लोग तो सुकून से सो रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये सुनकर हैरान रह गया कि मेरे बड़े भाई के कमरे से मेरी पत्नी की आवाज़ आ रही थी, और यह आवाज़ आपस में बात करने की नहीं थी, बल्कि वह चीख रही थी, आहिस्ता आहिस्ता से चीख रही थी। मेरे तो कदमों तले से धरती खिसक गई। मैं सोचने लगा कि क्या हो रहा है, और जैसे ही आगे बढ़ा और खिड़की के पास अंदर झांक कर देखा तो ऐसा लगा कि जान निकल जाएगी। मेरी पत्नी ज़मीन पर बैठी थी और उसके सामने मेरा बड़ा भाई बैठा था, और वे दोनों ज़मीन पर बैठकर एक दूसरे के साथ राम राम। जब मेरी शादी हुई तो सबसे ज़्यादा मेरे बड़े भाई को गुस्सा आया था। वह कहने लगा कि इसकी शादी करवा रहे हो, और मेरा क्या? यह भी सच है कि हमने पहले उसकी शादी करवाई थी। उसका नाम आकाश था। उसने अपनी पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया कि वह उससे तलाक लेकर चली गई। अब इसकी बात बार शादी तो नहीं करवा सकते थे। हम लोग तो गरीब लोग थे, हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता था। लोग 3 वक्त की रोटी खाते हैं और हम सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाते थे। सुबह को सिर्फ चाय पीकर गुजारा करते थे। मैं कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। मुझे दिन के बहुत थोड़े पैसे मिलते थे। मेरी माँ भी अब तक उसी फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन अब उसे मना किया था कि आप काम न करो, आपकी उम्र नहीं है काम करने की। घर का सारा सामान टूट रहा था, सोने के लिए एक खाट भी सही नहीं थी। इसीलिए शादी की थी कि लड़की आएगी तो अपने साथ कुछ सामान लेकर आएगी। मेरी पत्नी का नाम रेखा था। बहुत ज़्यादा सुंदर थी और कम उम्र थी। उसकी उम्र शायद 19 से 20 साल होगी, और मैं 37 और 28 का होने वाला था। मेरा बड़ा भाई तो 30-35 साल का था। उसकी जब शादी करवाई तो वह भी कम उम्र का ही था। लेकिन अब उसकी पत्नी तो भाग गई, तो इस बात को भी 5 साल हो गए थे। उसने कहा कि मेरी शादी करवा देते, मैं बड़ा था। मेरी माँ ने कहा कि तू बड़ा था तो पहले तेरी शादी करवाई थी, लेकिन तूने उस लड़की को अच्छे से नहीं रखा। तेरा एक मौका जाया हो गया, अब इसकी बारी है। ये 30 का हो जाएगा तो तब इसकी शादी करवाएंगे क्या? मेरी पत्नी मेरे घर आ गई और मैं उसके साथ बड़ा खुश था, लेकिन तब तक ही जब तक मेरी पत्नी ने एक अजीब सा काम करना न शुरू कर दिया। रात होती तो वह बिस्तर पर नहीं होती थी। मुझे लगा कि बाथरूम में होगी, या फिर मेरी माँ ने उसे किसी काम में लगाया होगा। मेरी माँ को जगराते रखने का बहुत शौक था। बहुत पूजा पाठ करती थी, माता रानी का जगराता रखती थी। रात रात भर जगती रहती थी और पूजा करती रहती थी ताकि इस घर के हालात बदल जाएं। लेकिन इस घर के हालात फिर भी नहीं बदलते थे। मुझे लगा कि शायद मेरी पत्नी को भी अपने साथ लगा लिया है, पर उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक दिन तो मैं कमरे से बाहर ही निकल गया। अपनी पत्नी को तलाश करने के लिए इधर उधर फिर रहा था, लेकिन देखा तो थोड़ी देर बाद खुद ही मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। मैंने कहा कि कहाँ गई थी, तो कहने लगी कि बाथरूम तक गई थी। मैंने कहा कि मेरे कमरे में है ना बाथरूम, उधर चली जाती। उसने कहा कि नहीं, वहाँ की नल खराब है। लेकिन जब सुबह सुबह मैं उठकर बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि नल तो बिल्कुल ठीक था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम तो कह रही थी कि नल खराब है, लेकिन यह तो ठीक है। उसने कहा कि हाँ, फिर ठीक होगा, शायद मेरे से खुल नहीं रहा था, मेरे में इतनी जान नहीं है ना। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारी सारी जान कहाँ निकल जाती है, वह तो मुझे पता ही है। मैं तो उससे हंसी मजाक करने लगा, पर मुझे क्या पता था कि मामला बड़ा गंभीर था। सुबह हम सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे तो मेरी पत्नी सबके लिए नाश्ता लेकर आ रही थी, जब अचानक से ही उसका पैर मुड़ गया। मैंने उसे पकड़कर बैठा दिया। मेरा भाई भी पास ही बैठा था। ज़्यादा चोट तो नहीं थी, लेकिन आज उसे आराम करना था। मैंने कहा कि चलो, जाने से पहले तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ, और साथ ही मेरे बड़े भाई ने कहा उठो। ऐसा हुआ कि हम दोनों ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसने बिना सोचे समझे मेरे बड़े भाई के हाथ का सहारा ले लिया। बात इतनी भी अजीब नहीं थी। उसका जेठ था, अगर हाथ पकड़ लिया तो क्या हो गया। वैसे भी ताऊ बीमार थी, और बीमार इंसान को कोई सहारा दे तो इसमें क्या बुरा है।
पर उसको मेरा हाथ पकड़ना चाहिए था, मेरे भाई का नहीं। मैंने उससे यह बात नहीं की, पर मैं पूरा दिन इसी बारे में सोचता रहा। हमारी हालत बहुत बुरी थी। शादी वाले घर होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ भी नहीं था। 2-4 दिन अच्छे गुजर गए। उसके बाद ही मेरी पत्नी को पता चल गया कि इनके घर में तो खाने को भी कुछ नहीं होता। वह भी गरीब घर से थी। अपने साथ सिर्फ सामान ही लाई थी, कोई गहने नहीं लाई थी। उसने कहा कि आप अपनी किस्मत बदलने की कोशिश भी नहीं करते। मैंने कहा कि कैसे बदलेगी किस्मत, तो उसने कहा कि आप कब से उस फैक्ट्री में काम कर रहे हो। मैंने कहा कि जब मैं बहुत छोटा था तब से, और आपकी पगार अभी भी उतनी की उतनी है। तो मैंने उसे बताया कि ऐसी फैक्ट्री में पगार नहीं बढ़ती है, क्योंकि काम करने के लिए बहुत से मजदूर होते हैं। हम पगार बढ़ाने की बात करेंगे तो वे हमें निकाल देंगे। कभी कभी मुझे कहती थी कि अपनी हालत खुद बदलनी पड़ती है, अपनी किस्मत को खुद बदलो, कुछ कर लो। मैंने कहा कि तुम्हारे पति को कुछ भी नहीं आता, ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना ही मेरे पास कोई डिग्री है, और इसके अलावा मुझे कोई हुनर भी नहीं आता। बस फैक्ट्री में कपड़े ही पैक कर सकता हूँ, और इसी बात के पैसे मिलते हैं, और एक वक्त का खाना भी मिल जाता है। वह कहती थी, तुम्हारा बड़ा भाई क्या काम करता है? तो मैंने कहा कि पहले काम करता था, अब कोई काम नहीं करता। अब हमारे पैसों पर राज करता है, लेकिन वह भी तुम्हारी तरह कहता है कि कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। पर उसको कौन समझाए कि पैसा कमाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। ऐसे अचानक से तोड़ी ना कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे। हाँ, मुझे पता है कि लोग घरों में ही बड़ा कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे से ही पैसा कमाया जाता है। मैंने अपनी पत्नी को यह सब समझा दिया, और मैं चाहता भी नहीं था कि वह कहीं बाहर जाकर काम करें। वह थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। शायद मुझसे यह सब कुछ बोलकर बाद में यही कहती कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने सीधा कह दिया था कि अब उनसे घर का काम नहीं होता। वह आराम करेंगे और मेरी पत्नी काम करेगी। इसीलिए मैं उसके दिमाग में यह बात आने ही नहीं देना चाहता था। लेकिन आज रात फिर ऐसा हुआ कि वह कमरे में नहीं थी। मैं बाहर आया, देखने लगा कि कहाँ गई है। छोटा सा तो घर था हमारा। एक कमरे में मेरी माँ और बाबूजी होते थे, दूसरे कमरे में मेरा भाई, और तीसरे कमरे में मैं होता था। माँ और बाबूजी का जो कमरा था, उसे भी हमने एक तरफ से दीवार देकर कमरा बनाया था। नहीं तो वह कमरा नहीं था, बल्कि आंगन था। यह तो 2 कमरों वाला छोटा सा घर था, और उसका किराया भी ज़्यादा था। अब मैं उसे कहाँ तलाश करता? ये कोई बड़ा सा बंगला तो नहीं था जिसमें वह गायब हो गई थी। पर फिर मेरे कानों ने जो सुना, मैं तो हैरान हुआ कि मेरी ही पत्नी की आवाज़ थी, और यह आवाज़ मेरे बड़े भाई के कमरे से आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी अभी से ही बर्बाद हो गई है। मेरी पत्नी को मेरे बड़े भाई के कमरे में जाने की क्या ज़रूरत थी, वह भी रात के इस वक्त? और मुझे बताए बगैर चुपके से बिस्तर के ऊपर से उठ गई और जाकर मेरे बड़े भाई के कमरे में बैठ गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर न जाने क्या कर रही थी कि मुझे उसकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे से चिल्ला रही थी। कभी कभी यह भी कहती थी कि मुझसे नहीं होगा, और मेरा भाई कह रहा था कि करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने कमरे के ऊपर ज़ोर से दस्तक दी। मुझे बड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन ऐसा हुआ कि लाइट चली गई। जब लाइट आई तो मैं कहने लगा, रेखा कहाँ हो? तो वह मेरे कमरे से ही निकली। ये देखकर मैं हैरान रह गया। आंखें मालती हुई आ रही थी। कहने लगी, क्या हुआ आपको, क्यों शोर कर रहे हो? मेरे बाबूजी ने भी कहा, आधी रात को क्यों अपनी पत्नी को पागलों की तरह चलाकर बुला रहा है कमरे में से? ही तो आ रही है तेरी पत्नी। उसने कहा, जी बाबूजी, मैं तो कमरे में ही थी, सो रही थी, पता नहीं इनको क्या हो गया। ये देखकर मेरे कान लाल हो गए। मैं समझ गया कि मेरी पत्नी कोई ना कोई खेल खेल रही है, और अब सबके सामने मुझे झूठा बना रही है, और वह भी इतनी आसानी से कह रही है कि मैं तो कमरे में थी, जबकि मैंने खुद उसकी आवाज़ अपने बड़े भाई के कमरे से सुनी थी। और वह यह कैसे भूल गई कि मैंने उसे पहले ही बताया था कि मेरे बड़े भाई से तुम्हें दूर रहना है। मैंने उसे शादी की रात ही समझा दिया था कि जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे बड़े भाई बहुत गुस्सा कर रहा था। वह कह रहा था कि मेरी शादी करवाओ, इसकी शादी क्यों करवा रहे हो? बहुत ही तरसा हुआ आदमी है, उसको औरतें अच्छी लगती हैं, लेकिन वह औरतों को अच्छे तरीके से रखता नहीं है। मैंने अपनी पत्नी को बताया था कि उसकी पत्नी तुमसे भी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन उसके पास ज़्यादा दिन रह नहीं पाई। उसको बिजनेस के तरीके सुना सुना के पागल कर देता था, शायद इसलिए वह भाग गई। जब मैंने उसे कहा था कि उसे मेरे बड़े भाई से ज़्यादा बात भी नहीं करनी, तो वह उसके कमरे में चली गई और अब झूठ बोल रही थी। मैं सबके सामने झूठा बन गया। मेरा बड़ा भाई भी आंखें मलते हुए बाहर आया और कहने लगा कि क्या नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने? क्या हो गया आधी रात को? मैंने कहा कि कुछ नहीं।
मैंने बुरा सपना देखा था। मैंने पत्नी का हाथ पकड़ा और वापस कमरे में आ गया। पर मैंने उसे यह भी नहीं कहा कि तुम कहाँ थी, क्योंकि जब वह सबके सामने इतना बड़ा झूठ बोल सकती थी तो अभी उसने कौन सा सच बोलना था। मुझे तो यह खुद ही पता लगाना था कि यह सब कैसे हुआ है और वह यह सब कैसे कर रही है, क्यों कर रही है। अगर ऐसा कर रही थी तो बहुत बुरा कर रही थी। अभी हमारी शादी को वक्त कितना हुआ था और वह मेरे बड़े भाई के कमरे में चली जाती थी, वह भी रात के समय, और जिस तरह की आवाज़ आ रही थी, राम राम, ये मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरे दिमाग में यह बात ना आती तो और क्या बात आती। मैं मन ही मन कूदने लगा, रोने लगा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। अगर मैं उसे कहता कि तुम यह सब कुछ कर रही हो तो वह नाराज़ होकर मुझे छोड़कर चली जाती, तो फिर मैं क्या करता। इस घर में तो पहले ही किसी का बद्दुआ लगा हुआ था कि किसी की पत्नी भी ठीक से नहीं रहती थी। मेरी माँ ने मेरे बाबूजी के साथ भी बड़ा मुश्किल वक़्त गुजारा था। वह उन पर हाथ भी उठाते थे और मेरे भाई के कमरे से भी ऐसी ही आवाज़ें आती थीं। पर मेरे भाई में ऐसा क्या किया था कि मेरी पत्नी उसके कमरे में खुद उठकर जाती थी। वह मेरे कमरे में आकर मेरी पत्नी को लेकर तो नहीं जाता था। एक दिन मैं घर आया तो वह दोनों बैठे चाय पी रहे थे। घर के बाहर ही बैठे थे। ऐसा नहीं था कि किसी कमरे में बैठे थे, और अगर साथ बैठकर चाय पी रहे थे तो इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं थी। आखिर ये दोनों घर के पास थे, साथ बैठकर चाय पी सकते थे। पर मुझे देखकर गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरे दिमाग में तो पहले वाली बात थी। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो तुम यहाँ बैठकर, मेरे आने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। बड़े भैया के साथ बैठी चाय पी रही हो, मेरे लिए भी चाय बना कर लाओ। उसने कहा कि आपके लिए भी चाय बनाई है, अभी अभी ही हम पीना शुरू हुए थे, आपके लिए लाती हूँ, आप भी हमारे साथ बैठ जाए। मुझे बोलने को कोई बात नहीं मिली तो मैं भी साथ बैठ गया। पर अब वह लोग बातें नहीं कर रहे थे, जबकि मैं घर में दाखिल होते ही मुझे उनकी हंसी की और बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मुझ पर बहुत ज़्यादा कर्ज भी था, मैं बड़ा परेशान रहता था। मैंने अपनी पत्नी को यह बात भी बताई थी। कम से कम वह मेरी इस बात का ख्याल कर लेती। पहले ही पति परेशान है, कर्ज की वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम घर में तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं मिलती जिसकी वजह से मेरी मुश्किल में और इजाफा होता। एक दिन हम रात को पति पत्नी साथ बैठे थे तो मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया कि तुम्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पर आता है। उसने कहा कि मुझे उस इंसान पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है जो अपनी हालात बदलने के लिए कुछ नहीं करता और बस बैठा रहता है और गरीब बना रहता है। क्योंकि वह कहते हैं ना कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो यह तो आपकी किस्मत है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए तो यह आपका गुनाह बन जाएगा और यह आपकी ही गलती होगी। मैंने कहा कि ऐसे नहीं। जैसे मैंने कहा कि जैसे मैं तुम्हारा पति हूँ तो तुम्हें मेरी किस बात पर ज़्यादा गुस्सा आएगा, झूठ पर या किस बात पर। क्योंकि आज मैं उसे यह बात इशारे में बताना चाहता था कि मुझे झूठ पर बहुत गुस्सा आता है, और अगर वह मुझसे झूठ बोल रही है और मुझे पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। उसने कहा, जब आप मेरे साथ धोखा करोगे और किसी और लड़की के पास जाओगे तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मैंने कहा कि अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी। तो कहने लगी कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी और कभी आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊंगी। मैं दिल में सोचने लगा कि फिर मुझे भी तुम्हें छोड़ देना चाहिए और कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तुम भी तो मुझे धोखा दे रही हो, और वह भी एक ही घर में रहते हुए मेरे ही बड़े भैया के साथ ये सब कुछ कर रही है। मैंने कहा कि ऐसा तो तुम्हें तब छोड़ना चाहिए ना जब तुम खुद बिल्कुल ही इस सब से परे हो। तो उसने कहा कि हाँ, मैं तो इस सब से परी हूँ। मैं एक बहुत अच्छी पत्नी हूँ और आगे भी एक बहुत अच्छी पत्नी बनने की ही कोशिश करूँगी। मैंने कहा कि यह तुम्हारा विश्वास है या गर्व है। उसने कहा, विश्वास और गरूर में बड़ी छोटी सी लाइन होती है। कुछ लोगों के लिए यह गरूर भी हो सकता है, पर मेरे लिए विश्वास है कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं हमेशा ही आपका भला चाहूँगी। आपके लिए कुछ भी कर गुजरूँगी, आपको परेशान नहीं देख सकती। बात किसी और तरफ चली गई और मैं बातों बातों में उसे अपनी बात नहीं बता सका। उसे यह न कह सका कि मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया है। वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। सारे ख़ानदान वाले हम दोनों को देखकर जल रहे थे। मुझे ऐसी लड़की फिर नहीं मिलनी थी, लेकिन क्या मैं ऐसी लड़की की इस हरकत को नज़रअंदाज कर देता? यह भी तो बड़ा मुश्किल काम था। एक दिन इसी तरह वह रात को गायब हो गई और शायद मेरी आंख देर से खुली, क्योंकि अब तो वह वापस आ रही थी। मैंने उसे देखा तो वह लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी। मैंने कहा कि कहाँ गई थी, फिर से बहाना कर दिया कि पानी पीने गई थी।
मैंने कहा कि ये पानी का जग भर के मैंने रखा था। उसने कहा कि हाय राम, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आपने पानी कमरे में रखा था, नींद में उठी थी ना। मैंने कहा कि फिर ऐसे क्यों चल रही हो, क्या हो गया तुम्हारी टांगों को? तो कहने लगी कि पूरा दिन काम करती हूँ, इस टाइम टांगें जवाब दे जाती हैं, थक जाती हूँ ना। भला पूछो कोई इससे कि इतने छोटे से घर में ऐसे कौन से काम हैं कि इतना थक जाती थी, और इसकी चाल ही बदल गई थी, और यह लंगड़ा कर चल रही थी। और औरत कब लंगड़ा कर चलती है ये तो कोई भी समझ सकता है, पर मैं भी चुप हो गया। एक दिन तो कुछ इससे भी ज़्यादा अजीब हो गया। जिस आदमी को मैंने कर्जा देना था, उसने मुझे सुबह से तंग कर रखा था। वह बार बार मुझे फ़ोन कर रहा था, लेकिन मैं पैसे नहीं जोड़ पाया था। सोचा कि शाम को उसके पास चला जाऊंगा और कोई बहाना करके उससे थोड़ा समय मांग लूंगा। लेकिन जब मैं उसकी दुकान पर गया तो बहुत डर भी रहा था, मुझे बातें सुनाएगा और मेरी उसकी नज़र में कोई इज्जत नहीं है। लेकिन उसने मुझे अपने पास बिठाया और चाय भी पिलाई। मैंने कहा, क्या हो गया सेठ साहब, आज आप बड़े खुश हैं? उसने कहा, हाँ, देखो, हम किसी को पैसे देते हैं तो हमें भी पता है कि वह पैसे पूरे तो वापस नहीं कर सकता एक साथ, लेकिन थोड़े थोड़े करके दे दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, जैसे तुमने किया है। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, तुम्हारी पत्नी, उसने कहा कि वह तुम्हारे कर्ज को किस्तों में दे दिया करेगी और एक किस्त देकर गई है। तो बस मुझे पैसे मिलते रहें, मुझे और क्या चाहिए। लेकिन अगर तुम खामोश हो जाओ और मुझे बताओ ही नहीं कि पैसे क्यों नहीं दे रहे, तो फिर मुझे भी मसला होता है। लेकिन अगर किस्तों में पैसे मिलते रहे तो कोई मसला नहीं है। उसने पहली किस्त दे दी है, इसीलिए मैंने तुम्हें दोबारा फ़ोन नहीं किया। फिर तुम दुकान पर क्यों चले आए? अब अगले महीने ही आना किस्त लेकर, यह तरीका भी वैसे अच्छा है। पैसे आते रहे तो ऐसे हम चला लेंगे, तुम परेशान नहीं हो। उसने मेरे कंधे पर हल्की सी थपकी दी और मैं हैरान रह गया कि मेरी पत्नी के पास इतने पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा, सेठ साहब, कितने रुपए की किस्त बनाई है आपने? उसने कहा, देखो, तुमने मुझसे 1 लाख रुपया लिया था अपनी शादी के लिए, तो मैंने 10,000 की किस्त बनाई है और तुम्हारी पत्नी ने कहा है कि हर महीने वह 10,000 दिया करेंगी। जब मैंने 10,000 का नाम सुना था, मैं और परेशान हो गया। हर महीने 10,000 का इंतज़ाम करना हमारे लिए ऐसे ही था जैसे हम सारे घर वाले खाना नहीं खाते और बस पैसे रखते, तब कहीं जाकर शायद 10,000 बन जाते। मेरी पत्नी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? मैं घर आया तो मैंने कहा, आज तुम कहाँ गई थी? उसने कहा, मैंने कहाँ जाऊंगी, अम्मा के घर जाने का दिल कर रहा था, लेकिन वहाँ भी नहीं गई। किराए के पैसे लगते हैं, घर यहाँ से दूर है। मेरी पत्नी ने तो पहले ही झूठ बोल दिया कि वह तो कहीं गई ही नहीं थी। इसका मतलब कि उसने दूसरे सवाल पर भी झूठ ही बोलना था और तीसरे पर भी झूठ बोलना था। मैंने कहा, कहीं तुम आजकल कुछ ऐसा तो नहीं कर रही हो जिसकी वजह से मुझे अपनी नाक कटवानी पड़े? तो वह हैरान रह गई। उसने कहा, भगवान न करे, मुझसे कुछ ऐसा वैसा, मैं कुछ नहीं कर रही। मैंने उसकी कलाइयों में देखा तो हैरान रह गया। उसकी कलाइयों में चूड़ियाँ थीं, जो मिट्टी को गर्म करके बनाई जाती है और यहाँ पर काफ़ी सस्ती मिलती है, लेकिन चूड़ियों के पैसे भी उसके पास कहाँ से आए? मैंने कहा, ये चूड़ियाँ तुमने कहाँ से ली हैं? अगर तुम बाहर नहीं गई तो फिर यह चूड़ियाँ कहाँ से आईं? अब वह थोड़ी घबरा गई और उसने कहा, वह बड़े भैया लाए थे मेरे लिए। मैंने कहा, बड़े भैया तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लाए थे, पर क्यों? मैंने कहा, तुम्हें तो चूड़ियाँ चाहिए थीं तो तुम्हें मुझे कहना चाहिए था। उसने कहा, आपके पास तो पहले ही पैसे नहीं होते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, चाहे अपना खून भेज देता लेकिन तुम्हारे लिए चूड़ियाँ ज़रूर लेकर आता। जब मैंने उसे सख्त हाथ लगाया तो वह घबरा गई और उसने कहा, अच्छा अच्छा, मैं उतार देती हूँ। मैंने कहा, इनको कूड़े में फेंक दो और मैं तुम्हारे हाथों में दोबारा इन चूड़ियों को ना देखूँ। कुछ चाहिए हो तो मुझे बताया करो। बड़ी आई बड़े भैया से चूड़ियाँ लेने वाली। अभी शादी को 2 महीने गुजर गए हैं, अब सारे भरम खत्म। गलती करोगी तो बातें सुनोगी मुझसे, और ज़्यादा चपड़ चपड़ की तो एक झपड़ भी मार दूंगा। अगर मुझे अपनी पत्नी की हरकतों के बारे में पता न होता तो मैं उसके साथ इस तरह से बात किया होता तो मैं रात को उसे ज़रूर मना लेता। लेकिन मुझे पता था कि वह पहले ही मुझे धोखा दे रही थी और मेरे साथ झूठ भी बोल रही थी, इसलिए मैंने उसे नहीं मनाया। वह खुद ही ठीक हो गई। अब सवाल यह था कि उसके पास पैसे कहाँ से आए। कहीं वह मेरे भाई से ही पैसे तो नहीं ले रही थी, लेकिन किस बात के पैसे? मेरा दिमाग कहाँ से कहाँ जा रहा था। ऐसा लगता था मेरा दिमाग फट जाएगा। मुझे अपनी पत्नी से ये बात पूछ लेनी चाहिए थी,
लेकिन वह झूठ बोलकर मुझे इधर उधर घुमा देती, क्योंकि झूठ तो वह बहुत बढ़िया बोलती थी, इसलिए मुझे ये पता लगाने की ज़रूरत थी क्या हो रहा था। मुझे उनके कमरे में किसी तरह से झांकने की ज़रूरत थी, या मैं अंदर कोई कैमरा लगा देता या देखता कि मेरी पत्नी जब रात को उठकर मेरे बड़े भाई के कमरे में चली जाती है तो वह वहाँ पर क्या करती है। मैं अपने बड़े भाई के पास बैठा था, वह अपने फ़ोन में बिज़ी था और मैं उसको देख रहा था और सोच रहा था कि इसको क्या मिलेगा मेरा घर बर्बाद करके। इसको शादी करने का इतना शौक़ है। उसने मेरी ही पत्नी को अपनी बातों में लगा लिया। अगर ऐसा था तो बाहर से किसी लड़की को पटा लेता, लेकिन इतना तो यह इस काबिल नहीं था। अब तो इसकी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, शक्ल की भी बात नहीं थी, इतना कोई अच्छा भी नहीं था। उसने कहा, क्या देख रहा है छोटे? मैंने दिल में सोचा कि छोटे कहते और छोटे के घर को ही बर्बाद कर रहे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं बड़े भाई। तो साथ ही उसने अजीब सी बात कर दी। उसने कहा, तेरा सारा कर्ज उतर जाएगा तो फिक्र मत कर। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, तुम्हें क्या मेरे कर्ज से लेना देना? किसने कहा तुम्हें कि मुझ पर कर्ज है? किसने बताया तुमको? तुम मेरा कर्ज उतार रहे हो? उसने कहा, नहीं मैं नहीं उतार रहा, लेकिन मुझे लगा कि आज तू घर पर इस वजह से परेशान है, इसीलिए मैं तुझे कह रहा था। और जिससे तूने कर्ज लिया उससे मैंने भी थोड़ा बहुत कर्ज लिया था, तो उसके पास आज चला गया था, वही बता रहा था कि आपके भाई ने कर्ज लिया है। मैंने कहा, ठीक है। मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं अपने कमरे में आ गया। मुझे समझ आ गया कि मेरी पत्नी ही यह सब कुछ कर रही थी, और इस सब कुछ को करने के ही वह मेरे भाई से पैसे भी ले रही थी। यानी उसने मेरे घर को चकला बना दिया था, और अब मैं उससे बात भी न करता। मैंने सोच लिया था कि मैं उससे बात करूँगा, और अब सबूत के साथ बात करूँगा। फिर उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगा। उसकी खूबसूरती का क्या अचार डालूँगा अगर उसके अंदर मेरे लिए वफादारी ही ना हो। मैंने सोच लिया था कि मैं उनके कमरे की खिड़की से अंदर ज़रूर देखूँगा, क्योंकि उनके कमरे की खिड़की थी। उस खिड़की के पास खड़ा होकर वीडियो बना लूँगा। मैंने पहले ही अंदर वाली कड़ी को ख़राब कर दिया और ऐसा सिस्टम बना दिया कि मैं बाहर खड़ा होकर आराम से उसे खिड़की को खोल सकता था। रात हुई तो मैं सो नहीं रहा था, अपनी पत्नी के जाने का इंतज़ार कर रहा था। वह बड़ी चालाक थी। जब वह देखती थी कि मैं गहरी नींद में चला गया हूँ तो उठकर चली जाती थी। वो इतनी चालाक, इतनी तेज़ तर्रार थी कि पहले चेक करती थी कि मैं सोया हूँ या नहीं, और फिर जाती थी। मैं भी तस से मस नहीं हुआ और ऐसे ही पड़ा रहा। वह उठकर चली गई और सीधी मेरे बड़े भाई के कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी उसके पीछे निकल लिया। वह अंदर थी और अंदर से आवाज़ें भी आ रही थीं। आज मेरा भाई कह रहा था कि अब तो तुम बड़ी अच्छी तरह से ये काम कर रही हो, मुश्किल तो नहीं हो रही। तो कह रही थी कि टांगों में थोड़ा दर्द रहता है, लेकिन हाँ अब इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी पहले होती थी। आपने सब कुछ सिखा दिया है ना, इतना अच्छा सिखाया है कि मुझे सब कुछ आ गया। मेरा तो दिल बैठा रहा था कि यह कैसी बातें कर रहे थे, और आज की रात के बाद इस घर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। जाहिर है मैंने अपनी पत्नी को आज रंगे हाथों पकड़ लेना था। मैंने फ़ोन का कैमरा भी ऑन कर लिया था। मैं बड़े आराम से खिड़की तक आ गया और खिड़की को हल्का सा खोल के कैमरा निशाने पर कर लिया, और अब मैं वीडियो बनाने लगा। पर जब मैंने सामने देखा तो मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने देखा कि मेरी पत्नी ज़मीन पर बैठी थी और मेरा भाई उसके सामने बैठा था। ठीक से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उसे कह रहा था कि हाँ करती जाओ, बिल्कुल ठीक कर रही हो, हाँ ऐसे ही करो, हाँ देखना हाथ को कुछ ना हो जाए, देखना हाथ न जल जाए कहीं तुम्हारा। जब उसने कहा कि हाथ जल जाए तो मैं हैरान रह गया कि ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि जिसमें हाथ जल सकता है। जब मेरा भाई सामने से उठा तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी ज़मीन पर बैठी थी और उसने अपने आगे एक बिजली वाला चूल्हा लगा रखा था। साइड पर एक कच्ची मिट्टी पड़ी थी और कुछ रंग पड़े थे, और वह मिट्टी के एक लंबे से हिस्से पर रंग लगा के उसे गर्म करके हाथ से घुमा घुमा के पतला पतला कर रही थी, और मेरा भाई उनकी चूड़ियाँ बना रहा था। यह वही कच्ची मिट्टी की रंग बिरंगी चूड़ियाँ थीं जो हमारे देश की शान थी और सभी लड़कियाँ ही पहना करती थीं। इनको बनाने के लिए बस इतना ही सेटअप चाहिए होता था कि एक छोटा सा बिजली का चूल्हा हो जिसमें मिट्टी को गर्म करके उसे चूड़ी की शक्ल दी जा सके, या फिर मिट्टी की भट्टी हो। जो लोग बहुत गरीब होते हैं वह तो कोयले पर ही सिखाते हैं। मुझे याद आया कि मेरा भाई यह काम करना जानता था और पहले भी यह काम करता था। इसका मतलब कि उस दिन जो मेरी पत्नी ने चूड़ियाँ पहन रखी थीं वह भी उसने खुद ही बनाई थीं। यह दोनों यहाँ बैठकर चूड़ियाँ बनाने का काम कर रहे थे। मैंने तो अपना सर पकड़ लिया। अब मुझे समझ आ गया कि सब कुछ क्या हो रहा था।
मेरे भाई और मेरी पत्नी ने मिलकर मेरी खातिर यह छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, जिसमें वह बैठकर चूड़ियाँ बनाया करते थे और फिर उन्हें बेच के जो प्रॉफिट आता था उससे वह ना सिर्फ मेरा कर्जा उतार रहे थे बल्कि घर के खर्च में भी पैसे डाल रहे थे। मेरी आंखों में तो आंसू ही आ गए। मैंने उनके बारे में कितना गंदा सोचा था और वह मेरे लिए यह सब कुछ कर रहे थे। मैं वापस अपने कमरे में आ गया और यह सोचने लगा कि मेरी पत्नी मुझे कहती थी कि हमें कुछ करना चाहिए, घर में ही कुछ करते हैं, छोटा सा बिजनेस करते हैं, और मैं उसे कहता था कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर शायद उसने यह बात मेरे बड़े भाई से की होगी और उन्होंने कहा होगा कि हाँ, मुझे एक काम आता है, पर यह काम अकेले बंदे का नहीं है, तो वह उनके साथ मिलकर यह काम करने लगी। सुबह हुई तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि मुझे पता चल गया। उन्होंने कहा कि हम इसीलिए नहीं बता रहे थे कि फिर तुम गुस्सा करते हो। जाहिर है मैंने अपनी पत्नी को कहा था कि मेरे भैया से दूर रहना। ऐसे में अगर वह मुझे यह भी बताती कि मैं रात भर उनके साथ बैठकर चूड़ियाँ बनाती हूँ तो मैंने उसे वक्त गुस्सा ही करना था। लेकिन अब मेरी सोच बदल चुकी थी। सब कुछ तो वह हमारे लिए ही कर रहे थे। जब मैंने रोना शुरू कर दिया तो उन्होंने कहा कि तुम रो क्यों रहा है। मैंने कहा कि आप लोग नहीं जानते, मैंने बहुत बुरा सोचा था इस बात पर। उन्होंने हंसते हुए कहा कि ऐसे ही होता है मनुष्य, बिना सोचे समझे अपने पास से कहानी बना लेते हैं और उसकी ऐसी बनाई हुई कहानी हमेशा बुरी ही होती है। अरे ये तो मेरी छोटी बहन जैसी है और ये ठीक कहती है, अगर हम घर में बैठकर कोई काम करते हैं और उससे 4 पैसे कमा लेते हैं तो इसमें क्या बुरा है। अब मैं भी दिन में फैक्ट्री में काम करता और रात को उनके साथ बैठकर चूड़ियाँ बनाया करता। जैसे मेरे भाई ने यह काम मेरी पत्नी को सिखाया वैसे ही मुझे भी सिखा दिया। देखते ही देखते हमारा बिजनेस चलने लगा। हमारी चूड़ियाँ बहुत मशहूर होने लगीं और अब हम इसी काम से इतने पैसे कमा लेते हैं कि मेरा कर्जा भी उतर गया है और अब हमारे घर में 3 वक्त की रोटी पकती है। हम लोग भर पेट खाते हैं और मेरी पत्नी भी बहुत खुश रहती है। वह कहती है कि भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो उनको चलाकर कुछ न कुछ कर लेना चाहिए। अगर इंसान गरीब पैदा होकर घर ही मर जाए तो यह भी भला कोई जीवन है। ठीक कहती है वह। मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूँ कि आप लोग भी अपने बारे में कुछ सोचें। अगर आपको कोई काम आता है, चाहे वह काम जैसा भी है, छोटा है या बड़ा है, उसे घर में बैठकर ही करें। और साथ ही मेरी कहानी से यह भी सबक लें कि कभी भी आंखों देखी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आंखों देखी भी गलत हो सकती है। जब भी किसी को कुछ करते देखो तो उस पर शक न करो, पहले देखो कि वह क्या कर रहा है, बात ही तक जाओ, उसके बाद ही कोई फैसला करो। अगर मैं उस वक़्त गुस्से में आकर अपनी पत्नी के साथ कुछ कर देता, उसे कोई हानि पहुंचा देता, तो फिर मैं पूरी ज़िंदगी पछताता ही रहता। पर यह तो शुक्र है भगवान का कि मैंने